Hello and welcome to Let's Crack UPSC CSE. My name is Pratik Nayak and I welcome you all on the largest YouTube platform for civil service preparation. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है Let's Crack UPSC CSE की चैनल के ऊपर। और हम लोग डिस्कस कर रहे थे एनसीईआरटी को। पिछले क्लास के अंदर हमने एनसीईआरटी की थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1 है, उसके अंदर काफ़ी सारी चर्चाएं विचारणा की थी। और यही चर्चा के कंटिन्यूएशन में इन द लास्ट सेशन आई हैड डिस्कस्ड अबाउट दिस पीरियड फ्रॉम 600 BC। तो ये किताब है, उसमें 600 BC से लेके 600 CE तक के पॉलिटिकल, कल्चरल, फिलोसफिकल डेवलपमेंट, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट को चर्चा की है। हमने इसके अलग अलग चैप्टर्स की जब व्याख्या दी थी तो मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 के अंदर बताया था कि यहाँ पे राजाशाही कैसे डेवलप हो रही है, यहाँ पे कैसे इकोनॉमिकल चेंजेस आ रहे थे। हमने ये भी देखने की कोशिश की थी कि यही पीरियड के दौरान भारतीय संस्कृति एवं कल्चर के अंदर किस प्रकार के फर्दर एडवांसमेंट हो रहे थे सर, है ना। तो पिछला क्लास अगर आपने देखा होगा, फ्राइडे को हमने लास्ट क्लास लिया था, यहाँ पे सैटरडे संडे हमने ऑफ रखा था। उसी के तहत मैं आपको बता रहा था कि कैसे इंडियन कल्चर के तहत डेवलपमेंट हुए और बेसिकली बुद्धिज्म, जैनिज्म का फाउंडेशन कैसे डेवलप हो रहा है। तो हमने एक थीमेटिक डेवलपमेंट देखे थे। हमने कल्चरल डेवलपमेंट्स इन एंशिएंट इंडिया करके एक टॉपिक देखा था। 600 BC से किस तरह से कल्चरल डेवलपमेंट होते हैं, नई नई फिलॉसफीज आती है। आज उसी को ही चर्चा करेंगे बुद्धिज्म और जैनिज्म के सापेक्ष में। तो आज हमारा मेन जो इंटेंशन है या ऑब्जेक्टिव देखने का है वो बुद्धिज्म, जैनिज्म को देखना है और साथों साथ ये भी देखना है कि उसके विकास का वो जो परिभाषा है वो कैसे स्थापित होती है। हाउ दी फाउंडेशन ऑफ बुद्धिज्म, जैनिज्म टुक प्लेस एंड व्हाट फैक्टर्स वर रिस्पॉन्सिबल। तो पीछे एनसीईआरटी के टॉपिक्स को करते रहेंगे, साथों साथ मैं आपको बताता रहूंगा कि कैसे डेवलपमेंट होते हैं, कल्चरल सिस्टम कैसे उभर के आई, 6th सेंचुरी BC क्यों एक पीरियड ऑफ लैंडमार्क के रूप में कंसीडर किया जाता है सर, ठीक है। उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। बट बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर आपको फिर से याद करा देता हूँ कि हमने, अगर आप पिछले क्लासेस को अगर आपने अटेंड किया होगा तो मैंने आपको रिविजन के तहत बताया था क्रोनोलॉजी, और क्रोनोलॉजी के अंतर्गत हम लोग को देखना है द पीरियड फ्रॉम 600 BC टू 600 CE, है ना। तो अगर आप याद करिए कि 600 BC का पीरियड का मतलब है कि महाजनपद का जब फॉर्मेशन हो रहा है तब से लेके 600 CE तक का पीरियड, जब इनफैक्ट गुप्ता एज का डेवलपमेंट हो गया और उसके बाद उसका डिक्लाइन हो गया, तब तक का पीरियड, इतना जो पूरा का पूरा 1200 साल का पीरियड है। इस पीरियड के समय पे किस तरह से वैदिक ट्रेडिशंस का डेवलपमेंट हुआ, किसका डेवलपमेंट हुआ, वैदिक ट्रेडिशंस का डेवलपमेंट हुआ। हमको ये भी देखना है कि इसी पीरियड के समय पे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैसे बुद्धिज्म और जैनिज्म का भी डेवलपमेंट हुआ सर, ठीक है ना। तो विल बी डिस्कसिंग कि बुद्धिज्म एंड जैनिज्म कैसे डेवलप होते हैं। उसके साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि जो अदर संप्रदाय थे, जो दूसरे संप्रदाय थे, उनका भी निर्माण कैसे होता है। एंड फाइनली विल ट्राई टू सी कि कैसे वैष्णविज्म और शैविज्म का भी डेवलपमेंट हुआ सर, ठीक है ना। तो काफी लंबा क्लास रहेगा हमारे ये जो चैप्टर है, यहाँ से करीबन 5 बार क्वेश्चन आ चुके हैं, है ना। तो मैं आपको जब आगे क्लासेस के अंदर कराऊंगा तो प्रीवियस के क्वेश्चन तो साथों साथ करवाता ही रहता हूँ। आपको भी पता है कि आई हैव दिस हैबिट ऑफ रोल ओवर द टॉपिक एंड फिर प्रीवियस के क्वेश्चन साथ में करेंगे। तो उसके अंदर मैं कराऊंगा कि कैसे शैविज्म का डेवलपमेंट होता है भारत के अंदर, कि भारतीय इतिहास में किस तरह से शिव जी का वर्शिप बढ़ेगा, विष्णु वर्शिप की शुरुआत होगी, इन सबको भी डिस्कस करेंगे सर, ठीक है। तो आज के क्लास के अंदर हम लोग 600 BC के समय पे किस तरह के कल्चरल डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उसके ऊपर देखेंगे। एंड विल ट्राई टू सी कि हाउ द कल्चरल डेवलपमेंट्स टुक प्लेस इन दिस पीरियड। इनफैक्ट पूरी दुनिया के अंदर कल्चरल डेवलपमेंट कैसे हो रहे हैं वो भी देखेंगे सर, ठीक है। तो 6th सेंचुरी के लिए हिस्टोरियंस कहते हैं इट इज नेम एज ऑफ रिवॉल्यूशन। 6th सेंचुरी एक ऐसा पीरियड है, जीरो के पहले का पीरियड, दिस इज नोन एज एज ऑफ रिवॉल्यूशन, क्योंकि बहुत बदलाव आए थे। अब कैसे बदलाव हुए, किसने किए, किस तरह से किए, उन सब के ऊपर चलते हैं। पर वहाँ चलने से पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, वो है मेरा कोर्स एंशिएंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री, मतलब ऑप्शनल के लिए अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो यू आर मोस्ट वेलकम टू जॉइन अस ऑन द अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म। शुरू हो गया है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल होंगे, लाइव क्लासेस भी आप ज्वाइन कर सकते हो कभी से भी। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अर्ली टाइम्स में आप शुरुआत कर दीजिए। अगर आप 2021 के लिए भी तैयारी कर रहे हो तो ये पेपर आराम से कवर हो जाएगा। 2022 के लिए तो बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि 22 वालों के लिए ये सबसे राइट टाइम होता है ऑप्शनल शुरू करने का। सब्सक्रिप्शन नहीं लिया तो ले जाइएगा, PNLive डिस्काउंट कोड, इसके साथ आपको 10% ऑफ भी मिल जाएंगे। बाकी आपको मेरी प्रोफाइल दिखेगी, आप अनअकैडमी की एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, मेरी प्रोफाइल को फॉलो करिएगा। ये हमारी स्टेटस है, ये हमारी डिटेल है और ये हमारा एजुकेटर रैंकिंग है। करंटली आई stand at number 2 in the ranking system in the Unacademy, and this shows the quality of the lectures that I deliver on YouTube as well as Unacademy, है ना। तो आपको मेरे कोर्सेज मिल जाएंगे, जीएस के भी अवेलेबल कोर्सेज है। काफ़ी बच्चे इंक्वायरी करते हैं कि सर आपका जीएस का कोर्स कब होगा, तो 11 अगस्त से वी आर स्टार्टिंग
विथ द मॉडर्न हिस्ट्री कोर्स है ना, इंडियन नेशनल मूवमेंट के साथ। तो इसमें करीबन 40 सेशंस होंगे 2 आवर्स के, मतलब वील बी डूइंग अराउंड 80 आवर्स ऑफ होल ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन मॉडर्न हिस्ट्री, जनरल स्टडीज के लिए, मेनली फॉर जनरल स्टडीज है ना। तो यू आर मोस्ट वेलकम टू अटेंड दैट एज वेल। बहुत ही अच्छा होगा अगर आप सब्सक्रिप्शन ले ले तो कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लीजिएगा। इनफैक्ट आपको काफ़ी सारी फीस के अंदर राहत भी मिलेगी। 2 अगस्त मतलब आज के तारीख तक आपके यहाँ पे ये सब्सक्रिप्शन की फैसिलिटी अवेलेबल है। 2 अगस्त तक आपको कॉम्बो सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है, मतलब आज ही के दिन, आज आखिर का दिन है इन द वे, इन द सेंस मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ले लीजिएगा, वरना फिर फीस और कॉम्बो सब्सक्रिप्शन की अवेलेबिलिटी आपको नहीं मिलेगी। खैर, तो आपको कॉम्बैट की फैसिलिटी हम लोग देते हैं। आप कॉम्बैट के अंदर अटेंड करिए। एवरी संडे वी हैव गॉट अ टेस्ट इन द फॉर्म ऑफ स्कॉलरशिप, और 60 मिनट्स में 56 क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। अगर आप अच्छा रैंकिंग लेके आते हो तो आपको स्कॉलरशिप अनअकैडमी की तरफ से मिल जाएगी। सब्सक्रिप्शन की फीस हमारी बढ़ गई है सर, है ना, तो आप एप्लीकेशन पे जाके आपको मिल जाएगी। अश्योरेंस आपको मिल रहा है, वो था 2 साल और उससे ज़्यादा का सब्सक्रिप्शन लोगे तो आपको इनफैक्ट है ना एक्सटेंशन दिया जाएगा अगर आप एग्जाम नहीं क्लियर कर पा रहे हो। कॉम्बो के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, लिमिटेड पीरियड ऑफर है जीएस ऑप्शनल दोनों का, और 2 अगस्त इज द लास्ट डे है ना, तो मोस्ट प्रॉब्ली ये भी खत्म हो जाएगा जब बाय द टाइम यू विल बी टेकिंग द सब्सक्रिप्शन। एक चीज़ आपको मिलती है वो है एक्सटेंशन, है ना। तो आप इवन आज 1 साल का सब्सक्रिप्शन लोगे तो वैलिडिटी आपको मिलेगी मेंस 2022 तक, है ना। तो से फॉर एग्जाम्पल आप अगस्त में सब्सक्रिप्शन ले रहे हो आज की तारीख के अंदर, तो योर वैलिडिटी इज वेरी टिल 2022 है, वो भी ये सब खत्म हो रहा है। तो टुडे इज द लास्ट डे, फाइनल डे फॉर द ऑफर्स विच हैव बीन रनिंग ऑन द अनअकैडमी प्लेटफॉर्म, है ना। तो आप जरूर से पार्टिसिपेट करिए। टेस्ट सीरीज कवर हो रही है, प्रीलिम्स मेंस की हो रही है, बुक्स आपको कवर कराई जा रही है, लोन की फैसिलिटी अवेलेबल है। आप खाली ज्वाइन करिएगा, और आइकॉनिक के अंदर करोगे तो ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि आइकॉनिक के अंदर आपको क्या मिलेगा, आपको एक मेंटर मिलेगा जो आपको हेल्प करेगा तैयारी के अंदर, है ना। डिस्काउंट लेते हुआ किया, आप जब भी सब्सक्रिप्शन ले तभी आपको ये कोड को यूज करना है, PN Live, गेट 10% ऑफ ऑन द फीस, सेव सम मनी माय फ्रेंड्स, है ना। ऑप्शनल का डेडिकेटेड सब्सक्रिप्शन भी अवेलेबल है, काफी सारे बच्चे हमारे साथ ऑप्शनल के अंदर भी जुड़े हैं, बट आई स्टिल सजेस्ट कि आप जीएस और कॉम्बो दोनों साथ में लीजिए ऑप्शनल, तो इट विल बी क्वाइट हेल्पफुल फॉर यू और ईजी भी रह जाएगा। खैर, इसके अलावा हमारी बैचेस चलती है, बैचेस शुरू हो रही है 4 अगस्त से। यू कैन पार्टिसिपेट इन दिस बैचेस, जो रीजनल मीडियम में भी है, हिंदी मीडियम में भी है, इंग्लिश मीडियम के अंदर भी अवेलेबल है। एनसीईआरटी की बैचेस भी आप ज्वाइन कर सकते हो, और फ्री की टेस्ट सीरीज है, आप इसको कभी भी ज्वाइन कर सकते हो एप्लीकेशन के अंदर डाउनलोड करके। इसके लिए भी आपको एक ही कोड यूज करना है, PN Live, और ये आपके लिए फ्री कंटेंट और पेड कंटेंट के लिए एक ही ज्वाइनिंग कोड होगा, है ना। हमारी यहाँ पे बहुत सारे स्पेशल क्लासेस होते हैं। ये स्पेशल क्लासेस की खासियत ये है कि ये एप्लीकेशन के ऊपर अवेलेबल है, फ्री के अंदर होते हैं, इसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेने की आवश्यकता नहीं है। इसमें मैंने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज कराया हुआ है, तो आप मेरे प्रोफाइल को फॉलो कर दीजिएगा, तो यू विल गेट ऑल द डिटेल्स अबाउट माई स्पेशल क्लासेस। आप मेरी प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करोगे तो यू विल गेट द डिटेल्स अबाउट माई स्पेशल क्लासेस, माई कोर्सेज दैट आई हैव टेकन इन द फॉर्म ऑफ स्पेशल क्लासेस। तो मल्टीपल क्लासेस मैंने कराए हुए, वाका डका डायनेस्टी के ऊपर, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के ऊपर, इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के ऊपर। आपने कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री को लेकर काफ़ी सारा चर्चा होती है, बच्चे पूछते रहते हैं कि सर हमको कन्फ्यूजन रहता है कि ये कानून में क्या आया, चार्टर एक्ट में क्या आया, चार्टर एक्ट की लिंकेजेस कहाँ कहाँ है, एवरीथिंग हैज़ बीन कवर्ड, है ना। तो बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली आपको कवरेज मिलेगा, तो प्लीज़ ज्वाइन अस एज वेल। ओके, तो आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हो और ये क्लासेस को अटेंड कर सकते हो, ये रिकॉर्डेड में अवेलेबल है, और इसके लिए आपको कोई फीस भी नहीं पे करनी। खैर, चलिए आगे चलते हैं। हम लोग ये चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे, और हमने ये जो चैप्टर है ना, चैप्टर नंबर 3 इसकी, जो वो महाभारत के ऊपर है सर, ठीक है। तो महाभारत का जो चैप्टर है उसके ऊपर हम लोग नहीं डिस्कस कर रहे, दैट इज रिलेटेड टू द किनशिप, कास्ट एंड क्लास, मतलब भारत के अंदर सोशल डेवलपमेंट कैसे हुआ और सोसाइटल डेवलपमेंट कैसे हुआ, तो उसको मैंने बाद में करवाने वाला हूँ। मैंने कहा कि पहले ये करवा देता हूँ सर, रिलीजन के ऊपर की जो बात है, एंशिएंट इंडिया के अंदर क्या हुआ, और फिर उसके बाद आई विल बी टॉकिंग अबाउट दिस पीरियड ऑफ द सोशल डेवलपमेंट। ओके, तो वो जो चैप्टर नंबर 3 है ना, दैट इज मेनली बेस्ड ऑन द महाभारत एंड द सोशल कंडीशंस इन एंशिएंट इंडिया, कैसे बदलाव आया, स्त्रियों की परिस्थिति में कैसे बदलाव आया, तो उसको लास्ट में करने वाले हैं, लास्ट के अंदर करेंगे। और मैंने आपको कहा भी था कि विल बी डिस्कसिंग अ सेशन ऑन महाभारत एज वेल, कि व्हाट वी लर्न फ्रॉम द एथिक्स ऑफ महाभारत इन हिस्ट्री सर, है ना। तो बहुत सारे टॉपिक है, अब यहाँ चले जाते हैं, लेट अस गो बैक टू दिस पॉइंट, है ना। और हमने पिछले क्लास के अंदर आपको ये पूरी की पूरी क्रोनोलॉजी बता दी थी कि कैसे इंडिया में शैविज्म, वैष्णविज्म का डेवलपमेंट हुआ, बुद्धिज्म में महायान का डेवलपमेंट होता है, टेम्पल्स का, इनका डेवलपमेंट किस तरह से, और वैदिक ट्रेडिशंस कहाँ से कहाँ तक चलते हैं सर, ठीक है। अब आप समझने की कोशिश करिए कि ये चैप्टर के अंदर हम लोग कहाँ से शुरू करने वाले हैं। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 6th सेंचुरी BC का पीरियड सर, ठीक है। और हम लोग देखेंगे कि भारत के अंदर किस तरह से बुद्धिज्म, जैनिज्म का डेवलपमेंट हुआ, और मूल तरह से हमको ये भी देखना है पीछे के चैप्टर के अंदर कंटेंट के रूप में कि कहाँ से इनफैक्ट है ना वैदिक ट्रेडिशंस के कारण ही बुद्धिज्म, जैनिज्म का निर्माण होता है। अब आपको यहाँ पे इनफैक्ट है ना पीछे की चैप्टर की जब हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे अर्ली वैदिक ट्रेडिशंस और लेटर वैदिक ट्रेडिशंस की बात की गई। अब इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, मैं आपको अभी दे देता हूँ।
एक्चुअली भारत के अंदर बुद्धिज्म और जैनिज्म का जो डेवलपमेंट हुआ उसमें पीछे एक बहुत बड़ा फिलोसफिकल फैक्टर आता है, वो है उपनिषद। और उपनिषद से भी पहले आप देखोगे तो वो आपका वैदिक ट्रेडिशंस होगा। तो कहानी ये चलती है कि 6th सेंचुरी बीसी मतलब 600 बीसी के आसपास का पीरियड है। और अगर आप क्रोनोलॉजी के हिसाब से देखने की कोशिश करोगे तो इसके पहले का जो पीरियड आता है 1500 से लेके 1000 तक का, और 1000 से लेके 600 तक का सर, ठीक है। तो एक तो आता है अर्ली वैदिक पीरियड, अगर आपने पढ़ा होगा, और दूसरा आएगा लेटर वैदिक ट्रेडिशंस, है ना। तो कहते हैं कि ये जो अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक ट्रेडिशन है, इसके पीछे के एक बहुत बड़े फैक्टर्स है जो बुद्धिज्म जैनिज्म की तरफ आपको लेके गए। क्यों था? क्योंकि अर्ली वैदिक पीरियड के अंदर हमको रिचुअल्स देखने की शुरुआत मिलती है। वी फाइंड सम काइंड ऑफ रिचुअल्स व्हिच आर टेकिंग प्लेस। अब रिचुअल से बेसिकली बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी उभर के आ रही थी, ऐसे बहुत सारे इतिहासकारों का और स्कॉलर्स का मानना है। खैर, इसको लेके अलग अलग प्रकार की दो मत है, बट एक मोटे मोटे तौर के ऊपर हमको ये चीज देखने को मिल रही थी कि जो एक्सट्रीम प्रकार के इनफैक्ट रिचुअल्स हो रहे थे, खास करके लेटर वैदिक ट्रेडिशंस के अंदर, उसको लेके काफी सारे मत ममांतर समाज के अंदर उभर के आए। और उसी में ही इनफैक्ट आपको बुद्ध और महावीर जैसे थिंकर्स दिखेंगे जो यहाँ पे पुरानी मेथड ऑफ वर्शिप को क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए, एक होता है मेथड ऑफ वर्शिप के ऊपर अलग अलग रास्ता दिखाना। अब सारी भाषा में आप देखोगे तो ये मसूरी जैसे ही बात हो गई सर, है ना। आपको मसूरी जाना है, कोई ऑफलाइन से जाता है, कोई ऑनलाइन से जाता है, कोई सेल्फ स्टडी से जाता है सर, ठीक है ना। कोई कहीं पे ऑनलाइन इंस्टीट्यूशन में दाखिला लेगा, एडमिशन लेगा, आप हमारे साथ सब्सक्रिप्शन लो के आ जाओगे। यू माइट बी स्टडिंग इन द ऑफलाइन इंस्टीट्यूशंस, ओके, दैट्स ऑल राइट, है ना। कोई बच्चे सेल्फ स्टडी से भी क्लियर हो जाते हैं। अल्टीमेटली गोल तो आपका मसूरी जाना ही है। तो यहाँ पे भी गॉड को रियलाइज करने का गोल था, या बेसिकली एक अच्छे ह्यूमन बनने का गोल था सर, ठीक है। तो प्राचीन भारत के अंदर जो वैदिक ट्रेडिशंस थे, उसमें वैदिक ट्रेडिशंस के अंतर्गत सोसाइटी में यही बोला गया था कि आप अपना कर्तव्य का पालन करिए, यू नीड टू डू योर ड्यूटी, है ना, एक्शंस का फॉलो करिए। तो आप देखिएगा कि ज्यादा से ज्यादा आपके जो बुद्धिज्म और जैनिज्म का भी डेवलपमेंट हुआ 600 बीसी के बाद में, जब वैदिक ट्रेडिशंस का ही इवोल्यूशन हो रहा है, तो सब ने इनफैक्ट कर्म सिस्टम के ऊपर बोला है। कहानी ये चलती है कि बुद्धिज्म और जैनिज्म एक रिएक्शन के रूप में डेवलप हुए थे कि नहीं हुए थे, क्योंकि ज्यादातर किताबों में यही लिखा गया है कि भाई बुद्धिज्म एंड जैनिज्म डेवलप्ड एज अ रिएक्शन टू द एंशिएंट वैदिक ट्रेडिशंस एंड खास करके ब्राह्मणिज्म सर, ठीक है। सच्चाई ये थी कि बुद्धिज्म जैनिज्म हैड देयर ओन इनहेरेंट वे ऑफ डेवलपमेंट, है ना। ओन इनहेरेंट वे ऑफ डेवलपमेंट का मतलब है कि इनके जो फाउंडर्स थे उनके अंदर एक जिज्ञासा थी, उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी थी टू रियलाइज द ट्रूथ, है ना। समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि वैदिक ट्रेडिशंस भी आदमी को कर्म के लिए ही फोकस करवा रहे थे। वैदिक ट्रेडिशंस भी इंसान को इनफैक्ट ट्रूथफुलनेस के लिए बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि आदमी को सच्चा बनना चाहिए, और सच्चा कैसे बनना चाहिए? बाय फॉलोइंग सो एंड सो पाथ, है ना। तो आप समझोगे तो बुद्धिज्म और जैनिज्म भी आप समझो तो इसी के साथ जुड़ा हुआ है। इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू दिस पॉइंट ओनली। तो 600 बीसी का जो पीरियड है वो भारतीय इतिहास के अंदर, पूरी दुनिया के इतिहास के अंदर खतरनाक पीरियड रहा। खतरनाक पीरियड क्यों रहा है? क्योंकि 600 बीसी और 6th सेंचुरी बीसी इज नोन एज द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, है ना। पूरी दुनिया के अंदर आपको ये जो पीरियड है ये रिवॉल्यूशन के रूप में दिखेगा। रिवॉल्यूशन क्यों दिखेगा? क्योंकि मैंने आपको बताने की कोशिश की कि ये पीरियड के दौरान और ड्यूरिंग दिस पीरियड वी फाइंड मल्टीपल डेवलपमेंट्स जो इनफैक्ट है ना पूरी दुनिया में हो रहे हैं सर, ठीक है। तो इसके लिए एनसीईआरटी भी लिख रहा है द बैकग्राउंड ऑफ द सेक्रीफाइसेस एंड द डिबेट्स, है ना। तो आप इसके ऊपर मैं आता हूं कि ये सेक्रीफाइस किसकी बात कर रहा है, बट आप समझने की कोशिश करिए। ये लिखता है कि द फर्स्ट मिड मिलेनियम बीसी इज ऑफन रिफर्ड एज अ टर्निंग पॉइंट इन द वर्ल्ड हिस्ट्री। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, है ना, जब हम लोग पूरी दुनिया को देखते हैं, क्योंकि 6th सेंचुरी बीसी में पूरी दुनिया बदल रही थी, हालात बदल रहे थे, जज्बात बदल रहे थे। अब देखिए, वैदिक ट्रेडिशंस और वैदिक सोसाइटी के ऊपर डायरेक्टली तो इसमें एनसीईआरटी में दिया नहीं है। नो डाउट चैप्टर नंबर 2 के अंदर कुछ बातें वैदिक ट्रेडिशंस के ऊपर की गई है, बट उसमें भी खास करके सोसाइटी के एस्पेक्ट में ज्यादा चीजें बोली गई है। मतलब समाज की रचना, सामाजिक रूप से किस तरह से निर्माण हुआ, उन सब की बातें आपको यहाँ पे दिख जाएगी सर। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। सो वी फाइंड कि ये जो कंडीशंस यहाँ पे क्रिएट हो रही थी, उसी के तहत पूरी दुनिया में हमको अलग अलग रीजन्स में बड़े बड़े थिंकर्स दिखेंगे, फिलोसफर दिखेंगे सर, ठीक है ना। तो 6th सेंचुरी बीसी की कहानी ये है कि व्हेन वी सी द होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया को देखोगे तो आपको भारत के अंदर दिख जाएंगे इनफैक्ट महावीर एंड बुद्धा। इनफैक्ट मैं आपको कहूंगा कि महावीर और बुद्ध के अलावा टोटल कितनी संप्रदाय थे पता है? 360 प्लस संप्रदाय उभर के आए थे, और यहाँ से बहुत सारे थिंकर्स और फिलोसफर्स अपनी कहानी को बता रहे थे, अपनी आइडियोलॉजी को मैं कहूंगा कि प्रपोज कर रहे थे, लोगों को इनफैक्ट अपने फेवर में लाने की बात कर रहे थे सर, ठीक है। इन्हीं पीरियड के समय पे अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो आपको पर्शिया दिखेगा। पर्शिया मतलब आज का ईरान सर, है ना। तो पर्शिया के अंदर हमको पता चलता है कि जोरास्टर दिख जाएंगे, जोरास्टर इज द सेंट ऑफ द पारसी कम्युनिटी, और इनके द्वारा इनफैक्ट एक बुक लिखी जाती है ज़ेंड अवेस्टा। सो यू विल फाइंड
कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अ बुक विल बी कंपाइल्ड कॉल्ड एज द ज़ेंड अवेस्टा सर, ठीक है। तो ये जो ज़ेंड अवेस्टा इट्स अ होली बुक फॉर द पारसी कम्युनिटी। इनफैक्ट इंडिया में यही पीरियड के समय पे देखोगे तो आपकी वैदिक रिचुअल्स और वैदिक ट्रेडिशंस की शुरुआत हो गई है, और ये जो वैदिक ट्रेडिशंस थे इसी के तहत आपको वेद का निर्माण मिल जाएगा सर, है। तो वेद है, वेद के बाद आपको ब्राह्मण्य दिखता है, ब्राह्मण्य के बाद हमको पता चलता है कि अरण्यक का निर्माण किया गया, और अरण्यक के बाद हमको क्या पता चला, उपनिषद का निर्माण किया जाएगा। उपनिषद क्या है उसके ऊपर अभी आएंगे हम लोग, थोड़ी देर के बाद डिस्कस करेंगे सर, ठीक है। ये सब का सब श्रुति लिटरेचर था, दिस वाज ऑल पार्ट ऑफ द श्रुति लिटरेचर सर, ठीक है ना। तो जो श्रुत के रूप में, श्लोक के रूप में एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पास ऑन होते थे गुरु शिष्य परंपरा के तहत, ठीक है। दूसरी पॉइंट हम लोग जब देखते हैं तो यहाँ पे हमको ये भी पता चलता है कि एक साहित्य निर्माण हुआ जिसका नाम है स्मृति लिटरेचर, और स्मृति के अंतर्गत हमको जानकारी मिलती है वेदांग का निर्माण किया गया, वेदों के अंग निर्माण किए गए। इनफैक्ट आपको शब्द दर्शन दिखेंगे, यू विल फाइंड शब्द दर्शन, 6 schools of Indian philosophies which were propounding the different path of मोक्ष, इंसान को साल्वेशन कैसे अचीव करना है, इंसान को लिबरेशन कैसे अचीव करना है, जीवन मृत्यु के साइकिल से कैसे बाहर निकलना है, एवरीथिंग वाज एक्चुअली कंपाइल्ड इन द फॉर्म ऑफ द शब्द दर्शन, है ना। तो ये शब्द दर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट फिलोसफी है जो 6th century BC के बाद उभर के आएगी। कपिल मुनि का नाम सुना होगा जिन्होंने सांख्य दर्शन दिया था, वो यहाँ से बिलोंग करते थे 6th century BC से। तो भारत में जब महावीर और बुद्ध का निर्माण हुआ तो वैदिक ट्रेडिशंस का भी कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट हो रहा था, और वैदिक ट्रेडिशन से स्मृति और श्रुति लिटरेचर के द्वारा अलग अलग संत समाज साधु लोगों का निर्माण और समाज के अंदर एक नई रास्ता दिखाने की शुरुआत। इनफैक्ट इंडियन सोसाइटी के अंदर उस टाइम पे आपको वर्ण सिस्टम का डेवलपमेंट दिख जाएगा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्रस का निर्माण होना, एक सामाजिक रूप से एक रचना करना। दूसरा पॉइंट हमको यहाँ पे पता चलता है कि इंसान को, एक ह्यूमन को सोसाइटी के अंदर कैसे अपना कार्य करना चाहिए, उसके भी 4 फेजेस आपको दिख जाएंगे। तो आपको पता चलेगा कि पहले ब्रह्मचारी आश्रम पालन करना चाहिए, फिर गृहस्थ आश्रम आएगा, फिर आप देखोगे वन प्रस्थान में, और फाइनली संन्यास आश्रम की तरफ चले जाओगे। तो भारत के अंदर जो वैदिक ट्रेडिशंस के लिटरेचर थे वो इसी 6th century पीरियड में बहुत सारे लिटरेचर का भी निर्माण हो रहा है सर, ठीक है ना। तो ये लेटर पीरियड में हुआ, ये तो काफी लेटर पीरियड में होगा, बट थिंकर्स और फिलोसफर्स बहुत दिख जाएंगे। इनफैक्ट हमको पता चलता है कि इसी पीरियड के समय पे इतिहास का निर्माण किया गया सर, ठीक है। सो वील फाइंड कि ये गुप्ता पीरियड तक आएगा, बाय द गुप्ता पीरियड वील फाइंड द कंपाइलेशन ऑफ द इतिहास विल टेक प्लेस, है ना। महाकाव्य के रूप में हम लोग पहचानते हैं, रामायण है, महाभारत है सर, ठीक है। तो वेद व्यास है, वाल्मीकि जी है, तो उनका आपको योगदान दिख जाएगा। तो मल्टीपल बुक्स वर कंपाइल्ड, है ना। तो वैदिक ट्रेडिशंस 6th century BC में इनका निर्माण हो रहा था। ड्यूरिंग 6th century BC we'll find the Vedic traditions were also getting developed in the form of Upanishad and the other philosophies as well. We'll also find कि पर्शिया के अंदर सेंट जोरास्टर का इनफैक्ट उभर के आना, और जो अपनी एक मेथोडोलॉजी प्रीच कर रहे हैं लोगों को। इनफैक्ट ये वो पीरियड है जब हमको पता चलता है कि ग्रीस के अंदर और आज के सेंट्रल एशिया वाले रीजन्स में भी आपको बहुत सारे थिंकर्स दिखेंगे सर, ठीक है ना। सो वील फाइंड कि इन ग्रीस ऑल्सो there were multiple thinkers who were trying to come up with their own philosophies. We'll also find in चाइना के अंदर भी हमको पता चलता है कि कन्फ्यूशियस जैसे आपको थिंकर दिख जाएंगे सर, ठीक है ना। तो 6th century BC is known as very important period in the turning point of world history, याद रखिएगा। अब आपको यहाँ से क्वेश्चन क्या आएगा, दे विल आस्क यू कि कौन किसका कंटेम्पररी था सर, ठीक है ना। तो एक दफा मैंने कॉम्बैट करवाया था, आई गेस 1 आध महीने पहले, अगर आपने कॉम्बैट का अटेंड किया होगा, कॉम्बैट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, प्लीज पास ऑन टू दैट पॉइंट, ओके। वी फाइंड कि इनफैक्ट ईरान में ज़रूथस्त्र या जोरास्टर के रूप में मैंने आपको बताया सर, ठीक है। आपको कॉन्गजी दिख जाएंगे चाइना के अंदर सर, ठीक है। उसके बाद सुकरात, प्लाटो और अरस्तु दिखते हैं। एक्चुअली सुकरात, प्लाटो और अरस्तु थोड़े लेटर पीरियड में आए सर, है ना। सुकरात, प्लाटो और अरस्तु, सोक्रेट्स, प्लाटो और एरिस्टोटल, आप पकड़ के चलोगे तो करीबन 4th century के आसपास का पीरियड आया, मतलब 600 से थोड़ा बाद में आपको मिल जाएंगे सर, ठीक है ना। तो सोक्रेट्स के बाद उनके शिष्य आते हैं बेसिकली प्लाटो आएंगे, और प्लाटो के बाद उन्हीं के ही शिष्य आएंगे अरिस्टोटल सर, ठीक है ना। तो वी विल फाइंड मल्टीपल थिंकर्स एंड मल्टीपल फिलोसफर्स कमिंग इनटू द पिक्चर, एंड दे केम टू पावर बिटवीन 4th to 2nd century BC। बट खैर वी सी दैट ये पूरी दुनिया के अंदर आपको दिख रहा है सर, है ना। सो यू विल सी दैट मल्टीपल पीपल, हिपोडोटस करके एक टीचर हुआ करते थे ग्रीस के अंदर, उनका भी आपको इस टाइम के अंदर डेवलपमेंट दिखेगा सर, है ना। आपको एक और थिंकर दिखेंगे कॉन्गजी सर, है ना। कॉन्गजी कौन हुआ करते थे, तो इनको ही कहा गया है कन्फ्यूशियस सर, है ना। तो चाइना के बहुत पुराने स्कॉलर्स हैं जिनकी फिलॉसफी के ऊपर आज के भी चाइनीज लोग इतराते हैं और कहते हैं कि हम इनको फॉलो करते हैं। इनफैक्ट आज जो चाइना अपना पॉलिटिकल एक्सपांशन कर रहा है, मिलिट्री एक्सपांशन कर रहा है, चाइना की जो पूरी की पूरी कल्चरल प्रॉपर्टीज रही है सर, है ना,
उन सब के पीछे कन्फ्यूशियस की फिलॉसफी बहुत मैटर करती है, इवन दे फॉलो दिस फिलॉसफी एज ऑफ नाउ एज वेल सर, ठीक है। द चाइनीज पीपल हैव स्टिल गॉट अ वेरी डीप रूट इन देयर फिलोसफिकल सिस्टम, दे न्यू दैट कि दे विल नॉट बी लिविंग विद दैट पॉइंट, ओके। खैर, तो वी फाइंड मल्टीपल थिंकर्स, है ना, बहुत सारे थिंकर्स हमको यहाँ पे मिलते हैं। अब सवाल ये आया कि क्या पूरी दुनिया में इस टाइम पे क्रांति हो रही थी, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट, है ना, क्यों इतने सारे थिंकर्स और फिलोसफर्स उभर के आ रहे थे। तो देखिए, अब पहले क्या था कि इंसान स्टोन एज में रहता था। स्टोन एज का पीरियड कब था, तो दैट इज नोन एज द प्री हिस्ट्रिक इंडिया, है ना। तो इंसान जब प्री हिस्ट्रिक इंडिया के अंदर रह रहा था तो उतना डेवलपमेंट नहीं था सर, है ना, और उस टाइम पे क्या कि सेटलमेंट्स नहीं हुई थी। 6th सेंचुरी बीसी का जो पीरियड एक ऐसा पीरियड है, या फर्स्ट मिलेनियम ऑफ का मिड वाला पीरियड 500 बीसी का, ये वो पीरियड है कि जब पूरी दुनिया में बदलाव हो रहा है। और क्यों बदलाव हो रहा है, क्योंकि इंसान स्टेबल हो गया है, छोटे छोटे किंगडम्स बन रहे हैं, एम्पायर बिल्डिंग की प्रोसेस शुरू हो रही है। मैंने आपको पिछले क्लास के अंदर बनाया था। इनफैक्ट इस टाइम पे रिलीजन का एक इंस्टीट्यूशनल एस्पेक्ट डेवलप होने की शुरुआत हो रही थी। और रिलीजन और फिलॉसफी की एक खासियत आपको दिखेगी कि जब एक स्कूल ऑफ थॉट कुछ प्रीच करता है तो उसको काउंटर करने के लिए दूसरा स्कूल ऑफ थॉट मिलेगा ही सर, है ना। किसी ने कहा कि ये एक्स है, ये भगवान है, तो दूसरा बंदा आके कहेगा कि नो, वाई के अंदर मुझे गॉड दिखते हैं। जेड वाला बोलेगा कि कोई गॉड है ही नहीं, देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ गॉड एज वेल सर, ठीक है। तो एथिज्म की तरफ चले जाएंगे। तो सबके अपने अपने विचार थे, सबके अपने अपने तर्क थे, सबके अपने अपने कारण थे सर, ठीक है। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस वी फाइंड कि ऑल ओवर द वर्ल्ड वी सी 6th सेंचुरी बीसी एज अ पीरियड ऑफ कल्चरल रिवॉल्यूशन। तो आपको प्रश्न पूछता है कि कौन किसका कंटेम्पररी था, है ना, कॉन्ग्जी कौन हुआ करते थे। तो मूलतः से कन्फ्यूशियस की थॉट के ऊपर ही चलने वाली फिलोसफिकल ट्रेडिशंस की डेवलपमेंट होना। अब सवाल ये आता है कि सबके सब एक साथ पैरेलल चल रहे हैं, ऑल दिस आर पैरेलल टू ईच अदर। बुद्ध और महावीर भी एक दूसरे के समकालीन थे। इनफैक्ट बुद्ध महावीर के समकालीन पीरियड के समय पे हमको एक और थिंकर दिखेंगे, मकाली घोषाल। मैंने आपको शायद बात की थी पिछले क्लास के अंदर, है ना। तो मकाली घोषाल इज ऑल्सो अ कंटेम्पररी ऑफ बुद्ध एंड महावीर, है ना। और इन्होंने एक दर्शन दिया था, आजीविका दर्शन सर, ठीक है। तो आजीविका दर्शन के द्वारा वो कहते हैं नियतिवाद की बात करेंगे, ही विल बी टॉकिंग अबाउट फेटलिज्म। वो कहेंगे कि जीवन में कर्मकांड करने से या आप अलग अलग प्रकार की हवन ववन करोगे तो उससे मोक्ष नहीं मिलेगा। मोक्ष तो आपको कैसे मिलेगा, आपकी नियति में होगा तो मिलेगा, मतलब आपके नसीब में है तो ही आपको मोक्ष मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा सर, ठीक है। तो मेनी ऑफ द फिलोसफीज एक्चुअली वर थिंकिंग एंड दे वर टीचिंग द पीपल हाउ टू लीड अ गुड लाइफ सर, है ना। आपको जीवन कैसे जीना चाहिए, आपका कर्म करना चाहिए, आपको ट्रुथ और इवेंचुअली सल्वेशन की बात है। सल्वेशन का मतलब क्या है, जिसे हम लोग मोक्ष के रूप में पहचानते हैं, या इसी को ही लिबरेशन के रूप में पहचानते हैं, है ना, अलग अलग नाम से हमको मिल जाएगा। बुद्धिज्म के अंदर इसको निर्वाण के रूप में पहचानते हैं। इन सब की विचारधारा बहुत कॉमन थी सर, है ना। एवरीवेयर इन द 6th सेंचुरी बीसी यू विल फाइंड द फिलोसफर्स विल बी टीचिंग द डिफरेंट डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट। इनफैक्ट यहाँ से एक एथिक्स का प्रश्न बन जाता है कि भाई आप जीएस का सिलेबस उठाइएगा और जीएस का पेपर 4 देखोगे ना, तो उसमें एंशिएंट इंडियन फिलोसफी से हमको क्या क्या एथिकल चीजें जानकारी मिलती है वो उसने पूछा हुआ है सर, है ना। देयर इज अ स्पेसिफिक बुलेट पॉइंट व्हिच टॉक्स अबाउट व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम द एंशिएंट फिलोसफीज ऑफ इंडिया। सो बुद्ध क्या बताते हैं, महावीर क्या बताते हैं सर, ठीक है। क्या बुद्ध की टीचिंग्स आज की तारीख में रेलेवेंट है कि नहीं है। जीवन में दुख ही है, दुख का कारण तृष्णा है ना। द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरोज एंड डिजायर इज द रूट कॉज ऑफ सॉरोज। इफ यू रिमूव द डिजायर इवेंचुअली द सॉरोज विल बी रिमूव्ड, है ना। तो ये सब बातें आप जब देखते हो किताबों के अंदर तो आपको पता होना चाहिए कि भी आज की तारीख में रेलेवेंस मिलेगा। घुमा फिरा के जितने भी फिलोसफर्स और टीचर थे वो इसके ऊपर बहुत फोकस करेंगे। वो कहेंगे कि भाई सल्वेशन, मोक्ष, लिबरेशन, निर्वाण, इसको अचीव करना चाहिए, अपने कर्म को फॉलो करना चाहिए, सच्चाई के मार्ग के ऊपर चलना चाहिए सर, है ना। तो एवरी टीचर विल बी टीचिंग अबाउट द ट्रूथफुलनेस। वो कहेंगे कि हमको सच्चाई का मार्ग पसंद करना चाहिए। तो वो चाहे वेद है, वेद के अंदर से ही हमको सत्यमेव जयते मिला, ट्रूथ ऑलवेज ट्रायम्फ्स, है ना। तो आपने मुंडका उपनिषद सुना होगा नाम सर, है ना। मैं आपको उपनिषद के बारे में बता रहा था अभी कि उपनिषद के अंदर से ही हमको ट्रूथफुलनेस के बारे में पता चलता है। तो ये आपके जितने भी ट्रेडिशंस हो रहे हैं ना ऑल ओवर दी वर्ल्ड, 6th सेंचुरी बीसी मतलब 500 बीसी ऑनवर्ड से, या मैं 550 बीसी के आसपास का पीरियड बोल सकता हूँ पूरी दुनिया के अंदर। तो उस समय के दौरान काफी सारे कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट हो रहे हैं और सबके अंदर से यही टीचिंग उभर के आ रहे हैं। सब लोग कह रहे हैं कि ह्यूमंस को कैसे अपनी सोसाइटी को सर्वाइव कराना चाहिए सर, ठीक है ना। सो वी फाइंड कि ये फिलोसफर्स का रोल क्या है, ये सब भगवान नहीं थे, ये दार्शनिक थे सर, है ना। मैं हमेशा याद रखेगा कि दे वर थिंकर्स एंड दे प्रोपोगेटेड हर पर्टिकुलर बिलीफ, और उनके ऊपर से फिर कल्चरल डेवलपमेंट्स हुए, फिर स्तूप बिल्डिंग हुआ, फिर मंदिर बिल्डिंग होता है, वो कैसे हुआ उसके ऊपर बाद में चर्चा करेंगे सर, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इन्होंने इनफैक्ट एग्जिस्टेंस एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द ह्यूमन बीइंग एंड द कॉस्मिक ऑर्डर को स्टडी किया है। जितने भी दार्शनिक आपको दिखेंगे प्राचीन भारत के अंदर या इवन आधुनिक भारत के अंदर,
वो एक ही प्रश्न करता है। आपको भी ये प्रश्न होता होगा, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं क्यों ये यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, हाँ मैंने क्या कर दिया था कि मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, हमारा इवोल्यूशन क्यों हुआ, हम गॉड के अंदर बिलीव करते हैं कि नहीं करते। देयर आर मल्टीपल क्वेश्चंस इन लाइफ, है ना। कॉमन मैन की लाइफ में बहुत सारे प्रश्न होते हैं ना सर, ठीक है। तो 6th सेंचुरी बीसी में आपको ये सब थिंकर्स दिखेंगे जिन्होंने अलग अलग प्रकार की यहाँ पे कहानी बताने की कोशिश की और इनफैक्ट लोगों को एक मार्ग दिखाया सर, है ना। इसके लिए इनको फिलोसफर्स कहते हैं। ये सब के सब लोग हैं, महावीर है, बुद्ध है, उपनिषद के अंदर से भी हमको फिलोसफिकल ट्रेडिशन से दिखेंगे। इनफैक्ट मैं अभी आपको थोड़ी देर के बाद चर्चा भी करूंगा कि उपनिषद के रास्ते से ही हमको फिलोसफिकल डेवलपमेंट का फाउंडेशन मिलेगा सर, ठीक है ना। सो विल बी कमिंग बैक टू दिस पॉइंट। हम लोग यहाँ पे आने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या डेवलपमेंट है। एनसीईआरटी लिखती है दिस वाज आल्सो द टाइम व्हेन द न्यू किंगडम्स एंड द सिटीज वर डेवलपिंग। अब याद करिए पिछले क्लास को हमने चैप्टर नंबर 2 के अंदर पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। 16 महाजनपदों का निर्माण किया गया इसी पीरियड के समय पे। एंड व्हेन द 16 महाजनपद वर एस्टैब्लिश्ड द इंटेंशन इवेंचुअली स्वेड टुवर्ड्स द आइडियाज ऑफ दिस फिलोसफर्स, है ना। तो ये जितने भी फिलोसफर्स थे इन्होंने इनफैक्ट अपनी टीचिंग्स के द्वारा ये महाजनपद के अंदर जो भी पॉलिटिकल रूलर्स हुआ करते थे या वहाँ के जो स्थानिक लोग थे उनको भी मोटिवेट करवाया सर, ठीक है ना। सो वी फाइंड द थिंकर्स अटेम्प्टेड टू अंडरस्टैंड दिस डेवलपमेंट एज वेल। तो बुद्ध ने ये 16 महाजनपदों के साथ अपने संबंध बांधे कि नहीं बांधे। 16 में से करीबन पकड़ के चलिए 4 से 5 महाजनपदों के साथ उनके सीधे रिलेशंस हुआ करते थे सर, है ना। उसमें वो खुद मल्ल वंश के अंदर, शाक्य वंश के अंदर उनका जन्म हुआ था। यू माइट बी अवेयर अबाउट द शाक्य डायनेस्टी जहाँ से बुद्ध बिलोंग करते हैं सर, ठीक है। या उसी तौर के ऊपर अगर आप देखोगे तो महावीर जो थे उनका जो जन्म था वो जनांतरिका डायनेस्टी के अंदर हुआ था। मैं कल के क्लास के अंदर उनकी थोड़ी बहुत हिस्ट्री पढ़ा दूंगा कि बुद्ध का, महावीर का क्या योगदान है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के रूप में सर, ठीक है। बट आपको पूरा पिक्चर क्लियर हो जाना चाहिए। यू शुड गेट अ वेरी क्लियर कट पिक्चर कि बुद्धा एंड महावीर बोथ वर कंटेम्प्रेरी ऑफ ईच अदर एंड बोथ न्यू द पॉलिटिकल सिचुएशन एज वेल। इनफैक्ट बुद्ध के सबसे बड़े जो डिसाइपल थे उस टाइम पे तत्कालीन रूप में आपको मिल जाएंगे बिंबिसार। Bimbisar was the ruler of Haryak dynasty. Haryak dynasty was ruling over Magad at that time. तो ये 550 के आसपास की बात है, 500 के आसपास का पीरियड है। एंड दिस इज द पीरियड व्हेन बुद्धा बिकेम बुद्धा। उनको एनलाइटनमेंट मिल गया था तब तक सर, है ना। उनको निर्वाण अचीवमेंट हो जाती है और निर्वाण एक ऐसी कंडीशन है जहाँ ब्लिसफुलनेस के ऊपर चलते हो और आपके अंदर की जो डिजायर है उसकी आग खत्म हो जाती है तो ऑटोमेटिकली ब्लिसफुल लेवल के ऊपर चले जाओगे सर। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो वो लोग इसकी पॉलिटिकल सिस्टम को भी बताते हैं। वो बताते हैं कि यहाँ किस तरह से पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ, किस तरह से कल्चरल डेवलपमेंट हुआ सर। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो वी गेट मल्टीपल थिंग्स, हमको यहाँ से बहुत सारी चीज़ें समझने को मिलती है और इसका भी हमको नॉलेज यहाँ पे मिलता है सर, ठीक है ना। तो वी गेट मल्टीपल थिंग्स एज वेल सर। अब आप समझने की कोशिश करिए कि सवाल ये आता है कि बुद्धिज्म और जैनिज्म का डेवलपमेंट क्यों हुआ, व्हाट वाज द फाउंडेशन रीजन बिहाइंड दैट, एंड क्यों एक स्कूल ऑफ थॉट कहती है कि इसमें वैदिक रिलीजन और वैदिक कल्चर इसके पीछे ब्लेम किया जाता है सर, ठीक है ना। खैर अब देखिए कि वैदिक कल्चर का पार्शियल इसके अंदर आपको रोल दिखेगा बट बाकी बुद्ध का खुद का भी रोल था सर, ठीक है। तो वी सी दैट द प्री एग्जिस्टिंग ट्रेडिशंस ऑफ थॉट और भारत के अंदर इनफैक्ट जो बुद्धिज्म का डेवलपमेंट हो उसमें किस तरह से वैदिक कल्चर के साथ लिंकेजेस है सर, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ से आपको प्रश्न पूछेगा, दे विल आस्क यू डायरेक्ट क्वेश्चन, स्पेसिफिक क्वेश्चन कि हाउ द वैदिक ट्रेडिशंस इज रिलेटेड टू द बुद्धिज्म, है ना। कि इन दोनों के बीच में क्या अंतर है, इन दोनों के बीच में क्या सिमिलरिटीज है, आपको पूछा जा सकता है। अब आप याद करिए पिछले क्लास को, मैंने पिछले क्लास में ये अर्ली वैदिक ट्रेडिशंस और लेटर वैदिक ट्रेडिशंस को पढ़ाया था। फ्राइडे का क्लास याद करोगे ना, तो मैंने एक चार्ट बना के दिया था आपको। आई हैड एक्चुअली, वो किताब में डायरेक्टली दिया नहीं है पर वो पैराग्राफ के बीच में ढूंढना पड़ता है, तो हम लोग जिसे कहते हैं रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, है ना। तो हमने रीडिंग बिटवीन द लाइन्स किया था और उसके तहत मैंने आपको इनके वैदिक ट्रेडिशंस के बारे में थोड़ी बहुत चर्चाएं की थी सर, ठीक है। इनफैक्ट मैंने आपको उसकी लिंकेज बनाने की कोशिश की थी कि वैदिक ट्रेडिशंस कैसे बुद्धिज्म के साथ लिंकअप हो रहे हैं। अब देखिए अर्ली वैदिक ट्रेडिशंस की जो कहानी है वो यहाँ एनसीईआरटी में दी है और लेटर वैदिक ट्रेडिशंस की भी कहानी, और दैट इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड द राइज ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, ऐसी किताब कहती है। मैं इसके बाहर भी थोड़ा बहुत आपको जाऊंगा और आपको बताने की कोशिश करूंगा कि डायमेंशंस के हिसाब से क्या वैदिक ट्रेडिशंस बुद्धिज्म को ग्रोथ के पीछे रिस्पॉन्सिबल है, ये इसमें और भी रीजंस हो सकते हैं सर, ठीक है ना। गेटिंग माय पॉइंट। तो क्या लिखता है, बुद्धिज्म जैनिज्म तो 6th सेंचुरी बीसी में हुआ, 600 के बाद। एक्चुअली आप पकड़ने की कोशिश करोगे ना तो बुद्ध का टाइम कौन सा था, व्हाट वाज द पीरियड ऑफ बुद्धा। बुद्धा का पीरियड था 568 से लेके 483 बीसी। अब देखिए इसमें अलग अलग ईयर्स आएंगे, यू विल फाइंड डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स। किसी में 540 लिखा है, किसी में 550 लिखा है। उनका डेथ का ईयर 470 के आसपास कोई किताब कहती है, तो उसमें वेरिएशन है, बट दिस इज द स्टैंडर्ड ईयर ऑफ बुद्धा सर, ठीक है ना।
उसी तौर के ऊपर महावीर की भी कहानी हम लोग को देखने को मिलेगी। अब देखिए नाम ही है महावीर सर, है ना, ओरिजिनल नाम थोड़ी ये था, वर्धमान नाम था इनका हुआ करता था सर, ठीक है। सो वील फाइंड कि 540 से लेके 468 बीसी तक का जो पीरियड है दैट इज अ पीरियड ऑफ वर्धमान महावीर सर, ठीक है। अब गौतम बुद्धा, अब ये जो गौतम बुद्धा और वर्धमान महावीर जो अपनी टीचिंग्स प्रीच कर रहे थे, उसमें इनकी मेन टीचिंग्स के अंदर एक था कि भाई हम लोग रिचुअल से अलग रहेंगे, हम लोग अलग प्रकार के रिचुअल्स नहीं करेंगे सर। अब देखिए एक फिलॉसफी होती है, सबकी अपनी अपनी फिलॉसफी है। किसी को रिचुअल्स के थ्रू वो कहते हैं कि सेटिस्फैक्शन होता है और काइंड ऑफ हम लोग कह सकते हैं कि एनलाइटनमेंट मिल रही है। एक ग्रुप ऑफ प्रीचर्स ऐसे थे जो कहते हैं कि बिना रिचुअल्स भी हम लोग अपनी प्रीच कर सकते हैं फिलॉसफी को, और लोगों को कह सकते हैं कि आप अपने अच्छे कर्म करिए सर, ठीक है ना। तो वैदिक एज में हमको पता चलता है कि अलग अलग प्रकार के ट्रेडिशंस थे। देयर वाज अ कंसेप्ट ऑफ रिलीजियस बिलीफ इन द वैदिक एज। देयर वाज प्रैक्टिस इंक्लूडिंग द अर्ली वैदिक ट्रेडिशंस नोन एज द ऋग्वेदा, कंपाइल्ड बिटवीन 1500 टू 1000 सर, ठीक है ना। अब ऋग्वेद के अंदर बहुत सारे ट्रेडिशंस थे जिसको बुद्धिज्म से काफ़ी सारी इश्यूज थे सर, है ना। ऐसी एनसीईआरटी कहती है, खैर पूरी तरह से नहीं थे बट उसके ऊपर मैं आऊँगा कल के क्लास के अंदर और चर्चा करेंगे। द ऋग्वेद कंसिस्ट ऑफ द हायम्स इन प्रेस ऑफ वेराइटी ऑफ डीटीज, स्पेशली अग्नि, इंद्र एंड सोम। अब देखिए आपको कहानी क्या दिखेगी, जब अर्ली वैदिक पीरियड हो रहा था, कब हो रहा था, 1500 से लेके 1000 तक का पीरियड। ये पीरियड में तो बुद्धिज्म का डेवलपमेंट हुआ नहीं, और इस पीरियड में बेसिकली आर्यंस रहते थे। कहाँ पे रहते थे, दे यूज्ड टू स्टे इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, सप्त सिंधु, है ना। तो सिंधु है, सरस्वती है, रावी है, चेनाब है, झेलम है सर, है ना, और फिर इसमें सरस्वती सबसे मेन है सर, ठीक है। तो वहाँ पे रहते थे, और फिर वहाँ पे जो आर्यपुत्र रहते थे सर, आर्य जो रहते थे, उनके द्वारा कंपाइलेशन किया गया है श्लोक का। एक्चुअली ऋग्वेद इज अ बुक विच इज हैविंग 10 मंडल्स, और इसमें 10 अलग अलग भाग है। उसमें 10 नंबर से 2 नंबर से लेके 7 नंबर या 8 नंबर तक की किताब है। वो सबसे मेन बुक्स आपको इसके अंदर से दिखेगी, जिसके अंदर की सब बातें हैं, और उसमें इनके गॉड्स के बारे में बोलेगी। तो अग्नि, इंद्र एंड सोम आर द 3 इंपॉर्टेंट गॉड्स विच आर मेंशन इन द ऋग्वेद। अब देखिए यहाँ से प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन बन जाएगा सर आपको सर, ठीक है। इनफैक्ट इंद्र को ही अगर आप याद करोगे चैप्टर नंबर 1 के अंदर हमने पढ़ा था, और चैप्टर नंबर 1 के अंदर जब हम लोग डिक्लाइन ऑफ आईवीसी की चर्चा कर रहे थे, तो मैंने आपको एक यहाँ पे एक टेबल बताया था, ये काइंड ऑफ एक पर्पल कलर का बॉक्स को बताया था। ये बॉक्स के अंदर से इनफैक्ट है ना, मॉर्टिमर व्हीलर या आरईएम व्हीलर के रूप में हम लोग इसको पहचानते हैं आर्कियोलॉजिस्ट, वो बताते हैं कि इंदिरा वाज द वन हु वाज रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड द डिक्लाइन ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, है ना। तो यू माइट हैव स्टडीड इन द बुक्स एज वेल कि भाई इसको किस तरह से आइडेंटिफाई किया। बट इंदिरा वाज वन ऑफ द मोस्ट important gods who was actually being worshipped in the early Vedic period। इसमें सोम भी थे, सोम एक्चुअली सोमरस के रूप में आपको मिल जाएगा, और सोम के पीछे ऋग्वेद में बोला भी गया है कि इट वाज अ काइंड ऑफ अ हेलुसिनेटिंग प्लांट एज वेल। खैर चलिए सर, ठीक है। सो मेनी हाइम्स वर चांटेड व्हेन सैक्रिफाइसेस वर परफॉर्म वेयर पीपल प्रेड फॉर कैटल, सन्स, गुड हेल्थ एंड लॉन्ग लाइफ। अलग अलग प्रकार के यज्ञ होते थे अर्ली वैदिक पीरियड के अंदर, जहाँ पे लोग रिचुअल्स के रूप में प्रजा पशु खुश रहे, प्रजा पशु सुरक्षित रहे, अपनी अपनी वो क्या है कि लाइफ अच्छी रहे सर, है ना। आप अपना है ना सदा आरोग्यवती रहो सर, काइंड ऑफ, है ना। आप देखोगे तो आपको हेल्थ के कोई प्रॉब्लम्स ना हो, उसके लिए आपको ये सब दिख जाएंगे सर, ठीक है। अब अर्ली वैदिक पीरियड में जो रिचुअल्स हुआ करते थे, वो रिचुअल्स के अंतर्गत सोसाइटी के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी नहीं थी, और कॉम्प्लेक्सिटी के साथ साथ जब हम लोग समझते हैं अर्ली वैदिक पीरियड को, तो हमको ये भी समझ में आ रहा है कि ये वो टाइम था वेयर वी सी देयर वाज नॉट मच डेवलपमेंट ऑफ द इलोबरेशन ऑफ रिचुअल्स, मतलब लिमिटेड था, कलेक्टिव परफॉर्मेंस आपको दिख जाएगा। बट 1000 से लेके 500 बीसी तक आते आते जैसे जैसे लेटर वैदिक पीरियड की शुरुआत होती है, उस पीरियड के समय के अंदर पता चलता है कि जो रिचुअल्स है उसकी करने की टेक्निक बदल गई, और उसकी टाइप बदल जाती है सर, ठीक है ना। तो पहले क्या था कि सोसाइटी के अंदर एक राजन हुआ करता था, राजन का मतलब है राजा, जो मूलतः से पूरी समाज के लिए एक ही यज्ञ करता था सर, ठीक है। तो अर्ली वैदिक पीरियड के अंतर्गत क्योंकि राजा का कार्य ये हुआ करता था कि सोसाइटी का वेलफेयर रहे, राजा का कार्य ये रहा था कि उसकी प्रजा सुरक्षित रहे, राजा का कार्य ये रहता था कि बेसिकली जो पब्लिक के साथ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए सर, ठीक है। लेटर वैदिक पीरियड तक आते आते काफ़ी सारे रिचुअल्स हुआ करते थे, बेसिकली जो हाउस होल्ड्स के अंदर होने की शुरुआत होती है, और हम लोग कह सकते हैं कि इंडिविजुअल फॉर्म ऑफ वर्शिप की शुरुआत हो गई सर, ठीक है ना। तो आप देखिएगा कि पहले कलेक्टिव वर्शिप हो रहा था, अब इंडिविजुअल वर्शिप हो रहा है। अब इंडिविजुअल वर्शिप के अंतर्गत हमको ये भी पता चल रहा है कि रिचुअल्स करने की प्रकार बदल जाती है। सो देयर वर मेनी इलॉबरेट सैक्रिफाइसेस सच एज द राजसूय एंड द अश्वमेघ यज्ञ were performed by the chief and the kings who depended on the Brahman priest to conduct the rituals। अब आप समझने की कोशिश करिए कि लेटर वैदिक पीरियड की कहानी क्या है।
अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक के बीच में आपको 2-3 फर्क दिख जाएंगे सर, ठीक है। एंड इसी के कारण एक स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि बुद्धिज्म और जैनिज्म का डेवलपमेंट हुआ। खैर उसके पीछे एक रीजन ये भी है, बट इसके सिवा और भी है। वो था द क्वेस्ट फॉर नॉलेज, है ना। बुद्ध को था कि मैं सत्य जान लूँ जीवन के अंदर सर, ठीक है ना। महावीर को भी यही था कि वो सत्य की शोध के ऊपर निकले थे सर, ठीक है। और वो सब भी वेद से ही निकल के आया। मैं अब आपको पढ़ाऊंगा थोड़ी देर के बाद सर, ठीक है। अब आप देखिए क्या हो रहा है अर्ली वैदिक पीरियड के अंतर्गत। व्हाट डू वी सी? अर्ली वैदिक पीरियड के अंतर्गत वी कम टू नो दैट द ट्रेडिशंस वर क्वाइट सिंपल। इन ट्रेडिशंस के अंतर्गत जो सिंप्लिसिटी थी उसके अंतर्गत हमको पता चल रहा है कि यहाँ कलेक्टिव ओनरशिप का कंसेप्ट दिखेगा, और कलेक्टिव ओनरशिप के तहत जो रिचुअल्स होते थे वो भी कलेक्टिव होते थे। लेटर वैदिक पीरियड के अंदर क्या हुआ? व्हाट हैपेंड इन द लेटर वैदिक पीरियड? तो मैंने आपको पिछले क्लास के अंदर भी बताया था कि ट्रेडिशंस के अंदर थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी आती है, और कॉम्प्लेक्सिटी के अंतर्गत क्या होता है सर, ठीक है ना। वी सी दैट इंडिविजुअल रिचुअल्स होने की शुरुआत होगी। इंडिविजुअल रिचुअल्स के अंतर्गत आपको पता चलेगा कि घरों के अंदर भी रिचुअल्स हो रहे थे। तो गृहपति करके आपको एक लीडर दिख जाएंगे। याद आया आपको, मैंने पिछले क्लास के अंदर गृहपति के बारे में बताया था। तो गृहपति बिकेम द मेन सोर्स ऑफ फैमिली लीडरशिप एंड ही एक्चुअली स्टार्टेड वर्शिपिंग सर, ठीक है। तो एज अ पार्ट ऑफ द टेक्निक्स एंड द वी कैन से एज अ पार्ट ऑफ द कलेक्टिव डेवलपमेंट इन द सोसाइटी, इंडिविजुअल सेंट्रिक रिचुअल्स भी हो रहे हैं। इसमें आपको पता चलता है कि राजा भी रिचुअल्स कर रहे हैं, राजन भी कर रहे हैं, और राजन 2 प्रकार के रिचुअल्स कर रहे थे सर, है ना। तो एक तो था अश्वमेघ यज्ञ, और दूसरे आप देखोगे राजसूय यज्ञ सर, है ना। तो अश्वमेघ यज्ञ आपने सुना होगा नाम, है ना। महाभारत के अंदर भी आपको दिख जाता है कि 21 दिन तक घोड़ा दौड़ाया चलता था, है ना। तो द किंग यूज्ड टू एक्चुअली रन और मेक द हॉर्स रन फॉर 21 डेज। और जितना विस्तार घोड़े ने कवर किया है सर, है ना, द एरिया दैट हैज बीन वॉन और आई कैन से परफॉर्म्ड बाय द हॉर्स, इवेंचुअली दिस एरिया विल बी कंसिडर्ड एज द किंगडम, है ना। वही विस्तार को राजा के किंगडम के रूप में कंसिडर किया जाता था सर, ठीक है। तो इस प्रकार के यज्ञ से इनफैक्ट काफी लोगों को ऐतराज था। तो हमको पता चलता है कि ये जो अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक पीरियड के अंतर्गत हमको अलग अलग प्रकार के ट्रेडिशंस डेवलप हो रहे थे। ये ट्रेडिशंस को लेके काफी चर्चाएं थी, और उसमें बुद्धिज्म और जैनिज्म ये कहता है, बुद्धिज्म और जैनिज्म कहता है कि भाई हमको यहाँ पे ये जो ट्रेडिशन है, ये ट्रेडिशन को लेके काफी सारे इनफैक्ट, है ना, विरोध है। विरोध का मतलब है कि दे वर नॉट फॉलोइंग द वे ऑफ रिचुअल्स, ठीक है। तो ये जो कॉम्प्लेक्सिटी इन रिचुअल है, ये एक पार्शियल पार्ट आपको इसके यहाँ से दिखेगा, और ये कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रिचुअल बिकेम वन ऑफ द मेजर रीजंस जिसके कारण बुद्धिज्म और जैनिज्म का डेवलपमेंट हुआ। पर क्या हम लोग ये मानेंगे कि कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रिचुअल्स वाज द ओनली फैक्टर बिहाइंड द डेवलपमेंट ऑफ बुद्धिज्म जैनिज्म? तो मना कर दीजिएगा सर, ठीक है ना। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये जो अश्वमेघ यज्ञ है, राजसूय है, अलग अलग प्रकार की रिचुअल्स हो रही थी, इसमें कॉम्प्लेक्सिटी आती है नो डाउट थोड़ी बहुत, बट ये पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल नहीं थी सर, ठीक है। बुद्धिज्म जैनिज्म के पीछे का जो डेवलपमेंट होने का एक कारण है वो है आपकी क्वेस्ट फॉर नॉलेज। मैंने आपको बताया कि बुद्ध और महावीर दोनों के दोनों थिंकर थे, और दार्शनिक लोगों की खासियत ये होती है कि ये लोग सच्चाई ढूंढने के लिए चले जाते हैं। इनको एक ही प्रश्न जीवन के लेके अंदर हर्ट हो रहा था कि व्हाट इज द रियलिटी ऑफ लाइफ, है ना। जीवन की सच्चाई क्या है वो उनको पहले जाननी होती है सर, ठीक है। और जीवन की सच्चाई जो है वो भी इनको यहाँ से आएगी, वो यहाँ से ही पता चलेगी। वी सी दैट लेटर वैदिक ट्रेडिशंस से ही आपकी उपनिषद की थॉट डेवलप हुई, और ये उपनिषद ही थे जिन्होंने इनफैक्ट, है ना, इनके जीवन के अंदर ये प्रश्न उठाया। तो मैं आपको कल के क्लास के अंदर जब लेके जाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि उपनिषदिक ट्रेडिशंस आर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल्स बिहाइंड द डेवलपमेंट ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। बट एक स्कूल ऑफ थॉट कहती है कि बुद्धिज्म जैनिज्म के डेवलपमेंट के पीछे ये जो लेटर वैदिक ट्रेडिशंस है, जिसमें रिचुअल्स के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी आना, कर्मकांड थोड़े बहुत बढ़ जाना, उसमें सेक्रीफाइसेस भी होने अलग अलग प्रकार के। सेक्रीफाइसेस के अंतर्गत कुछ कुछ एविडेंसेस ऐसे बोलते थे कि कुछ कुछ जानवरों की बलि चढ़ती थी। खैर वी आर नॉट 100% श्योर कि कौन से जानवर थे, बट या देयर वाज अ काइंड ऑफ सेक्रीफाइशियल ट्रेडिशंस दैट वर गोइंग ऑन, एंड माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि बुद्धिज्म और जैनिज्म का इवोल्यूशन हुआ तो उन्होंने इसके कारण नॉन वायलेंस प्रीच किया। नॉन वायलेंस प्रीच करने के पीछे आपको वैदिक ट्रेडिशंस भी दिख जाएंगे सर, ठीक है ना। तो मैं एनसीईआरटी के थोड़ी बाहर की आपको लेके जाने की कोशिश कर रहा हूँ। एनसीईआरटी में जो जो बातें लिखी गई है या जो जो बातें बोली गई है वो 100% इनफैक्ट आपको क्लियर नहीं दिखेगी। अब आप देखिए कि किस किस प्रकार के सेक्रीफाइसेस होते थे सर, है ना। What sacrifices were actually taking place in the early Vedic traditions
एंड द लेटर वैदिक ट्रेडिशंस, है ना। तो यहाँ पे अग्नि की बात की गई है। अब देखिए, अग्नि वाज अ गॉड इन द वैदिक रिचुअल्स एंड अग्नि को इंटरमीडिएरी गॉड कहते हैं। इंटरमीडिएरी गॉड का मतलब क्या है कि अग्नि आलोक से परलोक, मतलब दिस वर्ल्ड से लेके अदर वर्ल्ड के बीच में इनफैक्ट एक कनेक्टिविटी का कार्य करते हैं सर। इवन आज की तारीख में भी अदर वर्ल्ड का मतलब क्या है कि एक ऐसी दुनिया जहां पे भगवान रहते हैं सर, ठीक है ना, जहां पे एक आम आदमी इवेंचुअली इनफैक्ट, है ना, अपनी मैसेज को कन्वे करवाता है वाया अग्नि। अग्नि का मतलब ये होता है बेसिकली कि जब आप आग लगाते हो हवन कुंड के अंदर, तो द इवेंचुअली द मैसेज फ्लोज अप इनटू द स्काई सर, है ना। एंड दिस कन्वेज द गॉड इन द फॉर्म ऑफ आहुति जिसे हम लोग कहते हैं, वी गिव समथिंग इन द फॉर्म ऑफ ऑफरिंग्स टू द गॉड, है ना। तो ये कंडीशंस आर्य के पीरियड में आपको बहुत दिखेगी। और ये रिचुअल्स काफी सारे कॉम्प्लिकेटेड हो गए थे। अब ये रिचुअल्स कॉम्प्लिकेटेड हुए, उसका एग्जाम्पल्स यहाँ पे बोला गया है सर, ठीक है ना। So here are the two verses from the Rigved invoking Agni, the god of fire, often identified with the sacrificial fire, into which offerings were made so as to reach the other deities. मैंने आपको बताया कि अग्नि का कार्य क्या है, ये लोक से लेके अधर लोक, ये विश्व से लेके अधर वर्ल्ड की तरफ, है ना। अधर वर्ल्ड की तरफ क्यों? क्योंकि ह्यूमन बींग्स के 4 गोल हुआ करते थे। एक इंसान है, आम आदमी है, से फॉर एग्जाम्पल मैंगो पीपल की बात कर देता हो, तो मैंगो पीपल के वैदिक पीरियड में 4 गोल हुआ करते थे। एक था अर्थ, मतलब आप देखोगे इकोनॉमिकली थोड़े स्ट्रांग होना। दूसरा था धर्म, धर्म का मतलब क्या होता है सर, है ना, अपनी ड्यूटी को फॉलो करना, काम, अपनी प्लेजर्स को मटेरियलिस्टिक फुलफिलमेंट करना जितनी हो सके। और लास्ट था मोक्ष सर, है ना। तो ये मोक्ष अचीवमेंट बहुत ही जरूरी था सर, है ना। इन मेजोरिटी ऑफ द वैदिक लिटरेचर्स एंड द वैदिक लिटरेचर वी फाइंड द मोक्ष वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, क्योंकि यहाँ से तो आप अलग अलग स्टेजेस से पास ऑन होंगे। सो एज एंड व्हेन यू पास ऑन टू डिफरेंट स्टेजेस, योर अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ शुड बी मोक्ष। एंड मोक्ष कैसे अचीव करना है, उसके लिए अग्नि एक बहुत बड़ा एक सार्थक है। एक्चुअली ये जो रिचुअल्स भी अचीव होते थे, ये रिचुअल्स करवाने का पीछे का भी इंटेंशन यही था कि भाई भगवान को प्रसन्न किया जाए, गॉड शुड बी हैप्पी, एंड इफ गॉड इज हैप्पी इवेंचुअली दिस विल बी बेनिफिटिंग फॉर द सोसाइटी, है ना। तो ये सैक्रिफाइसेस बहुत हो रहे थे। ये सैक्रिफाइसेस में क्या लिखा गया है, ब्रिंग ओ स्ट्रॉन्ग वन दिस सैक्रिफाइस ऑफ अवर्स टू गॉड, ओ वाइज वन एज अ लिबरल गिवर सर, है ना, बिस्टो ऑन अस ओ प्रीस्ट एबंडेंट फूड, है ना। क्या मांग रहे हैं कि हे भगवान हमारे ऊपर हमको खाना दीजिएगा सर, है ना। क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि मैंने आपको बताया कि यही 4 गोल थे जीवन के अंदर। अब क्या अर्थ बेसिकली फूड के अंदर आएगा कि नहीं आएगा? अल्टीमेटली तो आपकी जो नीड्स है वो फुलफिल होनी चाहिए ना। तो मटेरियलिस्टिक इकोनॉमिकली जो चीजें हैं, इसके लिए अग्नि को इन्वोक किया जा रहा है, अग्नि भगवान को याद करके एक हवन किया जा रहा है सर, ठीक है ना। अग्नि ऑब्टेन बाय सैक्रिफाइसिंग माइटी वेल्थ फॉर अस, हमारे लिए थोड़ी संपत्ति दे दो। फिर से मैंने आपको बताया वेल्थ के बारे में, अर्थ के अंदर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको, है ना। तो आप देखिएगा कि जो वैदिक रिचुअल्स थे उससे काफी सारी आपकी ऑपोजिशन दिखेगी बुद्ध की और महावीर की। हम लोग कल के क्लास के अंदर चर्चा करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि वैदिक रिचुअल्स है उनके काफी सारे विरोधाभास भी निकल के आते हैं सर, ठीक है ना। प्रोक्यूरो अग्नि फॉर एवर हिम टू हु प्रेस टू यू सर, है ना, कि अग्नि होए अग्नि अग्नि देवता आप हमारे लिए कुछ हमको दे दो सर, है ना, हम आपको लिए प्रार्थना कर रहे हैं। द गिफ्ट ऑफ नरिशमेंट द वंडरफुल काऊ, अब देखिए क्या मांग रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भाई गाय हमको दे दो सर, है ना। मे सन बी ऑवर्स ऑफरिंग्स दैट कंटिन्यूज अवर लाइन सर, है ना। तो ये संतान मांग कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हमको बच्चा दे दो, और उसमें मेल चाइल्ड की बात कर रहे हैं, सन की बात कर रहे हैं सर, है ना। वर्सेस सच एज दिस वर कंपोज इन स्पेशल काइंड ऑफ संस्कृत नोन एज द वैदिक संस्कृत, दे वर टॉट टू ओरली ऑफ मैन बिलोंगिंग टू द प्रीस्टली फैमिलीज, है ना। अब देखिए क्या हो रहा है। वी फाइंड इन द अर्ली एंड द लेटर वैदिक ट्रेडिशंस मेनी ऑफ दिस काइंड ऑफ रिचुअल्स वर परफॉर्म्ड, एंड ये जो रिचुअल्स परफॉर्म हो रहे थे इसमें अलग अलग प्रकार की ऑफरिंग्स, अलग अलग प्रकार की सेक्रीफाइसेस की बात हो रही है सर, है ना। तो यहाँ पे अग्नि को हवन करके एक विशेष प्रकार की इनफैक्ट, है ना, इन्वोकेशन करना, उसके पीछे इंसान ये लोग से लेके अदर वर्ल्ड में कौन रहते हैं? गॉड रहते हैं सर, ठीक है ना। तो जो डीटीज रहते हैं वो डीटीज से मांगा जा रहा है कि भाई आप हमको ये सब चीजें दीजिए। पर वाया मीडिया किसको रखा? अग्नि को रखा गया। इवन आज की तारीख में भी जो हवन होते हैं उसके पीछे का लॉजिक यही बोला गया है। खैर चलिए मैं वापिस आ जाता हूँ आपको सर, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या था, ये भी प्रकार की इनफैक्ट ट्रेडिशंस आपकी अर्ली वैदिक लिटरेचर के अंदर डेवलपमेंट हो रही है, और लेटर वैदिक ट्रेडिशंस के अंदर भी आपको इसी प्रकार की चीजें मिल रही है। इसका काफी सारा विरोध हमको कौन मिल रहा है? बुद्ध और महावीर कर रहा है। बुद्ध और महावीर विचार के रूप में अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो अर्ली वैदिक ट्रेडिशंस का और लेटर वैदिक ट्रेडिशंस का खंडन करते हैं, और वो कहते हैं कि भाई हम ये रिचुअल के अंदर जो पॉइंट है
उसमें नहीं मानते हैं। हमको ये रिचुअल्स के अंदर नहीं मानना है। अगर आपको साल्वेशन चाहिए जीवन के अंदर, अगर आपको मोक्ष चाहिए, तो इट कैन बी अचीव्ड वाया दी परसिवरेंस, इट कैन बी अचीव्ड वाया दी अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। समझे आप लोग? ठीक है, तो आप समझिए कि आज हमने क्या पढ़ा है। आज हमने खाली उतना ही पढ़ा है, और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि लेटर वैदिक ट्रेडिशंस और वैदिक ट्रेडिशंस की जो फीचर्स थे, ये फीचर्स के अंतर्गत कुछ कुछ फैक्टर्स ऐसे उभर के आए विच लेड टू द राइज ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। समझे कि नहीं समझे? गेटिंग माय पॉइंट, है ना? तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, आज मैं इतना ही आपको करवा रहा हूँ, क्योंकि कल के क्लास के अंदर मैं आपको लिंकेज करके बताऊंगा कि ये जितने भी सैक्रिफाइसल ट्रेडिशंस है, इवेंचुअली इनफैक्ट धीरे 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 लिटरेचर की तरफ आगे जाएंगे, और फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक और उपनिषद की निर्माण होगी। ये जो उपनिषद स्कूल ऑफ थॉट है, उपनिषद का जब निर्माण किया जाएगा, तो उपनिषद बेसिकली काफी सारे डिस्कशन डिबेट्स के रूप में लेटर ऑन फिर बुद्धिज्म और जैनिज्म को डेवलप कराएगा। सर, गेटिंग माय पॉइंट, है ना? तो आई विल बी कमिंग बैक टू द उपनिषद्स एंड द रोल ऑफ उपनिषद्स इन द डेवलपमेंट ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। पर बुद्धिज्म और जैनिज्म के पीछे एक फैक्टर, जैसे हम लोग कहते हैं द वैदिक ट्रेडिशंस, हाउ इट इज पार्टली रिस्पॉन्सिबल, उसको आज हमने चर्चा किया है। सर, ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि बुद्धिज्म जैनिज्म के पीछे एक जो पार्शियल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल था, उसमें खास करके वैदिक रिचुअल्स की जो बात हो रही है, और वैदिक रिचुअल्स के अंतर्गत इनफैक्ट जो लेटर वैदिक पीरियड में सैक्रिफाइसेस बढ़ गए हैं, जिसके अंदर इलॉबरेट मूवमेंट चला जा रहा है, और उसको काफी सारे लोग इनफैक्ट विरोध करते हैं। दिस बिकेम वन ऑफ द फैक्टर्स बिहाइंड द राइज ऑफ बुद्धिज्म जैनिज्म, है ना? तो कल्चरल डेवलपमेंट को देखिए, कोरिलेट करना सीखिए कि पहले किस प्रकार से बातें चल रही थी और सेकंड टाइम पे, क्योंकि है ना, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म को अलग से नहीं पढ़ना है, इट इज पार्ट ऑफ द वैदिक ट्रेडिशंस ओनली, है ना? उसी से ही उभर के आया है और उसी में ही रास्ता दिखा है। एक्चुअली क्या होता है, आप जब फिलॉसफी को पढ़ोगे ना आगे, या आप ओवरऑल ऑप्शनल भी लोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि सुकरात ने जो बोला वो प्लाटो ने खंडन किया, प्लाटो ने जो बोला जो अरिस्टो ने खंडन किया। What has been spoken by Socrates will be condemned by Plato, and Plato will say, no, this is not the right approach. My approach is right approach. Again, Aristotle will come and he will criticize the Plato's approach, है ना? तो वैदिक एज में भी यही हो रहा है कि वैदिक एज में जो रिचुअल्स डेवलप हुए, कब हुए? अर्ली वैदिक पीरियड, मतलब 1500 से लेके 1000 तक का पीरियड, एंड 1000 से लेके यहाँ पे 600 तक का पीरियड। तो ये जो पीरियड है अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक, इसके इलोबरेटिव जो रिचुअल्स और डेवलपमेंट हो रहे हैं, सैक्रिफाइशियल डेवलपमेंट हो रहे हैं, वो कुछ कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रहे थे। पसंद नहीं आ रहे थे क्यों? क्योंकि उनका एक सत्य का मार्ग अलग था। अब उनको ये क्वेस्ट फॉर नॉलेज कहाँ से आई, किसने दी, ये काफी जटिल मुद्दा है। बट आई फील दैट कि हम लोग आज यहाँ पे कंक्लूड करते हैं, क्योंकि उपनिषद को मुझे अलग से 1 घंटा पढ़ाना है। किताब में उपनिषद के बारे में लिमिटेड दिया है, बट आई वॉन्ट यू कि मैं आपको नहीं करके 45-50 मिनट का तो मिनिमम डिस्कशन करूं। इसके लिए आज यहाँ पे ही कंक्लूड करता हूं मैं क्लास को। सर, ठीक है ना? सो अभी तक हमने खाली एक ही पॉइंट से देखा है, और वो देखने की कोशिश की है कि कैसे नए नए थिंकर्स उभर के आए, और ये थिंकर्स के पीछे बेसिकली वैदिक ट्रेडिशंस का क्या इंपॉर्टेंस है। ये वैदिक ट्रेडिशंस जब डेवलप हो रहे थे या थिंकर्स डेवलप हो रहे थे, तो पूरी दुनिया में हमको पता चलता है कि 3-4 थिंकर्स उभर के आएंगे। आपको पर्शिया के अंदर ज़रूथास्त्र या ज़ोरास्टर के रूप में, भारत में महावीर बुद्ध, और करीबन 350 से ज़्यादा संप्रदाय उभर के आए। इसी पीरियड था जब उपनिषद का भी निर्माण हो रहा था, और उपनिषदों के अंदर हम लोग कल के क्लास के अंदर पढ़ेंगे कि टोटल 18 से ज़्यादा मेजर उपनिषद, ऐसे तो 108 से ज़्यादा है, पर 18 उपनिषद सबसे मेन है, जहाँ पे फिलोसफिकल डिस्कशंस बहुत डिबेट में की है, जहाँ पे कॉस्मिक ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स की बात हो रही है, उसमें आत्मज्ञान की हो रही है, उसमें ब्रह्मज्ञान की बात हो रही है, उसमें हायर नॉलेज और लोअर नॉलेज की बात कर रहे हैं, उसमें सत्यमेव जयते की बात कर रहे हैं, उसमें मृत्यु के बाद का जीवन की बात कर रहे हैं। एवरीथिंग इज मेंशन इन द उपनिषद। उपनिषद इज आर वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ नॉलेज, है ना? तो ज्ञान के भंडार के रूप में उपनिषद का बहुत बड़ा महत्व है। तो उसके ऊपर भी मैं आऊंगा, आई विल बी कमिंग बैक टू दैट पॉइंट, ओके? पर अभी नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट टॉपिक, क्योंकि आई फील दैट कि आज हमने एक ट्रेडिशंस को बांधने की शुरुआत की है, और हमने एक ट्रेंड देखा है कि भाई हिस्टोरिकल डेवलपमेंट कैसे हुआ। सर, ठीक है ना? और हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में ये सैक्रिफाइशियल ट्रेडिशंस का रोल क्या है, सर, है ना? सो द रोल ऑफ सैक्रिफाइशियल ट्रेडिशंस इन द डेवलपमेंट ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, क्योंकि बुद्धिज्म एंड जैनिज्म विल बी इन द फॉर्म ऑफ रिएक्शन अगेंस्ट द सैक्रिफाइस, दे विल नॉट लाइक इट, है ना? कुछ कुछ लोगों को नहीं पसंद आता है। देखो, ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं लाल कलर की पेन से लिखूंगा आपको लाल कलर की पेन ही पसंद आएगी। कोई स्टूडेंट बोलेगा कि नहीं सर, मुझे तो ब्लू कलर की पेन पसंद आती है ना, उनको ब्लू पसंद आती है। कोई कहेगा कि नो सर, आई लाइक ब्लैक कलर पेन, है ना, मुझे काले कलर की पेन पसंद आती है। तो इससे क्या होता है कि डाइवर्सिटी भी क्लियर होती है।
उभर के आती है और इवेंचुअली आप देखें तो नए थॉट्स भी बनते हैं सर। गेटिंग माय पॉइंट, है ना? तो वही चीज थी बुद्धिज्म जैनिज्म को आप इसके साथ लिंकअप करिएगा। वैदिक रिचुअल्स को कंडेम करने की जब हम लोग बात करेंगे तो हम लोग उसको वो सापेक्ष में देखेंगे कि वो उसका वो बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये तो एक रिएक्शन के रूप में डेवलप हो गए सर। गेटिंग माय पॉइंट, है ना? तो यू शुड बी वेरी मच क्लियर, आपको उसका पूरा आइडिया और पिक्चर कवर होना चाहिए कि कैसे डेवलपमेंट हुआ, किस तरह से होता है। चलिए सर, ठीक है ना? तो आज हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कंक्लूड करते हैं क्लास को। लेट अस कंक्लूड द सेशन टुडे एज वेल। एंड मैं आपको जब नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलूंगा, व्हेन आई मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन, तो आई डेफिनेटली ट्राई टू कवर अप द फर्दर पोर्शंस एंड मैं आपको बताऊंगा कि रोल ऑफ उपनिषद इन बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, बुद्धिज्म जैनिज्म का डेवलपमेंट कैसे हुआ। बाय द वे 2 यज्ञ है, एक तो अश्वमेघ यज्ञ है जहाँ घोड़ा दौड़ाया जाता था, और दूसरा है राजसूय जो राजा की इनफैक्ट है ना रॉयल कंसिक्रेशन सेरेमनी के रूप में था। तो इनके ऊपर भी मैं कल में बात करूंगा। चलिए सर, ठीक है, आज यहाँ पे कंक्लूड करता हूँ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस प्लेटफॉर्म। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन कीप स्टडीइंग एंड ऑल द बेस्ट।